हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यायालय की अवमानना के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपको न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सारे डायमेंशन को यहाँ पर समझाऊंगा, स्पष्ट करूंगा। क्या है न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? न्यायालय की अवमानना का विषय प्रायः विवादों में रहता है। प्रतिवर्ष कोई न कोई इशू इसको लेकर के उत्पन्न होता है। सबसे पहले ब्रिटेन में इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। हालांकि ब्रिटेन में अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन भारत में न्यायालय की अवमानना के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है, इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है और इसके क्रियान्वयन को लेकर के यदा कदा समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो क्या है कॉन्सेप्ट न्यायालय की अवमानना का? न्यायालय की अवमानना की संकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की। तो होती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी अवमानना के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने का राइट दिया गया है। लेकिन कंटेम्प्ट क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए एक सान्याल कमेटी बनाई गई थी, सान्याल समिति थी। सान्याल समिति की सिफारिश के आधार पर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया, कोका 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, न्यायालय की अवमानना अधिनियम बनाया गया। और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत, न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अंतर्गत अवमानना को परिभाषित भी किया गया और अवमानना के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। इसके अंतर्गत अवमानना को दो तरीके से परिभाषित किया गया है। दो तरीके से परिभाषित किया गया है। एक है सिविल अवमानना और दूसरी है दांडिक अवमानना। दो तरीके से, एक है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरे को कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। क्या है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट? सिविल कंटेम्प्ट उसे कहते हैं, सिविल अवमानना उसे कहते हैं जब न्यायालय ने कोई आदेश दिया और न्यायालय के आदेश की कोई जानबूझकर अवहेलना करता है, तब इसे न्यायालय अपनी सिविल अवमानना मानता है। या फिर किसी ने न्यायालय में कोई वचन दिया और उस वचन को भंग कर दिया। न्यायालय ने हमसे कहा किसी बात के लिए, हमने न्यायालय में प्रतिज्ञा की कि भाई हम ऐसा करेंगे। कैसे करते हैं? एफिडेविट पेश करते हैं हम लोग। तो किसी ने न्यायालय में कोई वचन दिया और उस वचन को भंग कर दिया, तब भी इसे सिविल अवमानना माना जाता है। तो इस तरीके के व्यवहार को सिविल अवमानना की परिधि में रखा गया है। दूसरा है दांडिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? दांडिक अवमानना तब होता है जब कोई न्यायालय की कार्यवाही में बाधा पहुंचाता है, न्यायालय को काम नहीं करने देता। जब कोई न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने में बाधा पहुंचाता है, निर्णय को लागू नहीं करने देता। जब कोई ऐसी बात कहता है, ऐसा लिखता है, ऐसा बोलता है जिससे न्यायालय की गरिमा को चोट पहुंचाई जाए, तो जब ऐसे कार्य होते हैं तो ऐसे कार्यों को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में, दांडिक अवमानना के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये दो तरीके की अवमानना की कोटि यहाँ पर बताई गई है, दो कैटेगरी की कंटेम्प्ट है। अब इन दोनों कैटेगरी के कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट का प्रावधान भी इसी में कर दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 कहता है कि संसद न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। तो संसद ने कानून बना दिया। तो कानून बनाया तो कौन, इसी 1971 के कानून के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया कि जिसको भी न्यायालय अवमानना का दोषी पाएगा, कंटेम्प्ट का दोषी पाएगा, उसे या तो 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
या 6 मंथ 6 महीने की कैद की सजा सुनाई जाएगी, या दोनों सजा दी जा सकती है। ये मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम 2000 रुपये का जुर्माना, मैक्सिमम 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, कैद, कारावास, या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। तो कंटेम्प्ट के लिए ये दंड का प्रावधान किया गया है। अब हमने कौन कौन से आर्टिकल बताए, इसमें कौन कौन से आर्टिकल अट्रैक्ट हो गए। आर्टिकल हुआ 129, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट की बात करता है। आर्टिकल 215 ये हाई कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और जब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो इनके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है। अभिलेख न्यायालय है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है। और आर्टिकल 142 हो गया, जहां पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना रही है। तो ये प्रावधान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ। ये कहा गया कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि न्यायालय मनमानी करता है, लोगों में भय पैदा करता है, लोग न्यायालय के प्रति अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते। अभी जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं और किरण रिजिजू जो विधि और न्याय मंत्री हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी की थी। तो उसको लेकर के कुछ लोगों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की, उसने रद्द कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट चले आए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और रद्द कर दी। तो फिलहाल यहाँ तो अवमानना की कार्यवाही नहीं शुरू हुई, लेकिन अवमानना की बड़ी मज़ेदार कार्यवाहियाँ शुरू हुई हैं। केरल के मुख्यमंत्री थे ES नंबूदरीपाद, उन्होंने कहा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जमींदारों को न्याय देने वाली संस्था है, बड़े लोगों को न्याय देने वाली संस्था है। दिल्ली में है, इतने महंगे महंगे फीस है, वकील हैं इतने महंगे, कौन गरीब आदमी न्याय पाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना मान लिया, अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, और मैं उन जज का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, हालांकि वो भी रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस बन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट की जस्टिस मार्कंडे काटजू ने आलोचना की। जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि ये जो जजमेंट दिया गया है वो हत्या की जिस कोर्ट के आधार पर दिया गया उस कोर्ट में नहीं आता। तो उन्होंने जजमेंट पर अपनी असहमति प्रकट की। जजमेंट सुनाने के बाद फेसबुक पर लिखा उन्होंने कि ये जजमेंट शायद उचित नहीं है, इसको दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। तो जैसे ही उन्होंने फेसबुक पर ये लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवमानना की नोटिस इशू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आओ पहले मुझे एक्सप्लेन करो मैंने जजमेंट कैसे गलत सुनाया। वो आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई इस जजमेंट में ये एस्पेक्ट है और जजमेंट इस तरीके से होना चाहिए। कोर्ट ने कहा मैं नहीं मानता, मैं इस एस्पेक्ट को नहीं मानता, मैं तो इसी एस्पेक्ट को मानता हूँ, जजमेंट ऐसे सुनाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने कहा कि भाई आपने मेरा समय बर्बाद किया, माफ़ी मांगो। इन्होंने कहा नहीं मांगेंगे माफ़ी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है मैं अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देता हूँ। तो मार्कंडे काटजू के ऊपर अवमानना की कार्यवाही शुरू हो गई। हालांकि काटजू ने फिर बाद में माफ़ी मांग ली और फिर अवमानना की कार्यवाही बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है तो आप कमेंट भी नहीं करेंगे। ये तो बेहद चिंता की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विगत वर्षों में कुछ खराब डिसीजन दिए हैं। शंकरी प्रसाद के मामले में डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना गलत था, गोलकनाथ के मामले में रद्द कर दिया। गोलकनाथ के मामले में फैसला दिया, केशवानंद भारती के मामले में रद्द कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि हमारा पुराना निर्णय गलत था और नए निर्णय प्रतिपादित करता है, ये तो मैंने बड़े पॉपुलर केसेस बताए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। खड़क सिंह के मामले में फैसला दिया और उसको पुत्ता स्वामी के मामले में रद्द कर दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय खुद रद्द कर रहा है, इसका मतलब निर्णय में विचार की गुंजाइश है, निर्णय में सोच विचार की गुंजाइश है। और अगर निर्णय में सोच विचार की गुंजाइश है तो शायद लोगों को कमेंट करने का राइट होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल बताए, न्यायालय अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, शुरू कर सकता है। तो ये हमारी न्यायालय के विषय में टिप्पणी करने या न्यायिक सुधारों को बाधित करता है, क्योंकि हम न्यायालय के विषय में विचार भी नहीं दे पाते कि न्यायालय में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कार्यवाही, प्रोसीजरल रिफॉर्म क्या होने चाहिए और तमाम तरीके के रिफॉर्म क्या होने चाहिए। आदमी चिंतन करने से बचता है, आदमी सोच विकसित करने और बाहर प्रकट करने से बचता है, क्योंकि उसे अवमानना का भय सताता है।
तो अवमानना के इस भय ने न्यायिक सुधारों को बाधित कर दिया है, न्यायिक सुधारों पर विचार विमर्श और बहस को बाधित कर दिया है। तो अवमानना की संकल्पना एक भय पैदा करने वाली अवधारणा है, इसलिए इसे समाप्त करने की डिमांड की जाती है। लेकिन ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत का परिवेश भिन्न है। मैंने न्यायालयों की कार्यवाहियों को देखा है बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही को ख़त्म करना एक अतिवादी अप्रोच होगा, क्योंकि अगर न्यायालय की अवमानना की संकल्पना को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे देश में न्यायपालिका को सुचारू तरीके से काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये भय तो बने रहना चाहिए। न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही का कॉन्सेप्ट तो बने रहना चाहिए, लोगों में भय भी बना रहना चाहिए, लेकिन इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम न्यायालय पर सकारात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं। और अगर आलोचनात्मक टिप्पणियां भी हों तो वे समाधानात्मक हों, केवल आलोचना करने के लिए आलोचना ना करें। अगर हम न्यायालय के किसी कार्य के प्रति हम असहमति प्रकट करते हैं तो उसमें समाधान उपलब्ध होना चाहिए कि इसका ये उपयुक्त और तार्किक और विधिक समाधान है। तो अगर इस सीमा में लोगों को न्यायपालिका के क्षेत्र में अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाए तो उसे न्यायालय की अवमानना की कोर्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरीके की रिफॉर्म की ज़रूरत है, लॉ में स्पष्टता की ज़रूरत है, अन्यथा न्यायालय की अवमानना लोगों के बीच भय का विषय बनी रहती है। तो फिलहाल आज न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मेरे पास एग्जाम्पल बहुत हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस के, और भी बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं, लेकिन हम लोग फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।